हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। तो उम्मीद है पिछली वाली क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी और अब आपको जो पहले परेशानियां आ रही थी टॉपिक में, वो परेशानियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हम अगली क्लास लेकर के आएंगे तो पाचन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पाचन एक लंबी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम धीरे धीरे 2-3 चरणों में पढ़ेंगे। सबसे पहले पाचन का मैं बेस तैयार करूंगा, यानी कि पाचन क्या है इससे संबंधित बात करूंगा और पाचन तंत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा वैसे ही डायग्राम आपको कॉपी में भी ड्रॉ करना पड़ेगा, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में परेशानी ना हो। बेटा डायग्राम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी डायग्राम ही 6 नंबर में, लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम ही 6 नंबर में पूछ लिया जाता है कि सिर्फ डायग्राम और उसके पार्ट्स के बारे में आपको लिखना है। बस वहां पर आपका 6 नंबर का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन ऐड करके और उसके बाद दे देता है कि पाचन क्या है या आमाशय में पाचन को समझाइए। इन प्रक्रियाओं को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि ये प्रक्रिया समझने के बाद ये भी समझेंगे कि कैसे कैसे अटैच करके क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हम टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो क्या कहेंगे कि पाचन, क्या कहेंगे? पाचन। देखिए, इस बात को याद रखिएगा, मैं टॉपिक का नाम लिखे दे रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम क्या बोलेंगे कि आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? आज का टॉपिक हमारा होगा पाचन। क्या होगा? पाचन, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से ध्यान से आज की क्लास को सुनेंगे सभी बच्चे, जिससे आपको समझने में परेशानी ना हो। तो सबसे पहली बात कि पाचन है क्या चीज। सबसे पहली बात कि पाचन है क्या चीज, तो एक बात सदैव याद रखिए कि बड़े बड़े अपचित अणुओं को छोटे छोटे पाचित अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। तो ये डेफिनेशन होगी, ये क्या होगी? ये डेफिनेशन, ये परिभाषा होगी, जिससे आपको और आसानी होगी इसे समझने में। भाई जो बड़े बड़े जैसे स्टार्च हो गया, ठीक है, इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए, डाइजेशन के बाद प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल यानी खनिज, लवण, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? इनका अवशोषण एवं स्वांगीकरण होता है। अवशोषण एवं क्या होता है? स्वांगीकरण। तो सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे क्या कि पाचन क्या है। तो मैंने अभी क्या बताया, परिभाषा के अनुसार हम क्या कहेंगे कि बड़े बड़े अपचित अणुओं को छोटे छोटे पाचित अणुओं में तोड़ना ही पाचित अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। पाचन कहलाता है। भाई जो बड़े बड़े अपचित अणु होंगे उन्हें छोटे छोटे पाचित अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाएगा? पाचन कहलाता है। जैसे मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि ये क्या है? कोई बड़ा अणु है, और जब क्या होगा बेटा? जब क्या होगा? पाचन होगा। जब क्या होगा? पाचन। तो ये क्या हो जाएगा? ये छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएंगे। ये छोटे छोटे अणुओं में क्या हो जाएंगे? ये टूट जाते हैं, और यही प्रक्रिया पाचन कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पाचन कहलाएगी। अब देखिए, पाचन की इस प्रक्रिया में कौन कौन से चरण होंगे, तो कौन कौन से क्या होंगे? चरण होंगे। तो सबसे पहले कहेंगे क्या कि ये जो पाचन है, ये जो क्या है? पाचन में कौन कौन से चरण होंगे, इस चीज को समझेंगे हम, इस चीज को हम समझेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो पाचन के जो निम्नलिखित चरण हैं उनके मैं सबके नाम लिखे दे रहा हूं, है ना, जिससे आपको यह भी पता चल जाए इसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जिसकी हम बात करते हैं
वो है क्या कि अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं सबसे पहली बात, जब पाचन की प्रक्रिया आती है तो भोजन का खाना, यानी कि भोजन जो होगा ना, सबसे पहले क्या करते हैं, खाना खाने के टाइम जब हम बैठते हैं तो हमने क्या, रोटी चावल जो भी है, ठीक है, रोटी तोड़ने के बाद उसे क्या मुख में रखते हैं ना, तो अंतर्ग्रहण का मतलब मुख। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, मुख की बात करेंगे। तो यहां से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि पाचन कहां से प्रारंभ होता है, पाचन कहां से प्रारंभ होता है। सबसे पहले तो कहेंगे क्या, मुख गुहा से, मुख गुहा से पाचन प्रारंभ होता है। क्यों होता है आगे हम समझ जाएंगे। ठीक है, आगे हम क्या कर जाएंगे, समझ जाएंगे। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण के बाद दूसरा आपका आएगा क्या, अंतर्ग्रहण के बाद हम पढ़ेंगे क्या, अंतर्ग्रहण के बाद पढ़ेंगे पाचन। क्या पढ़ेंगे, पाचन। ठीक है, फिर इसके बाद हम कहेंगे क्या, फिर इसके बाद हम कहेंगे कि तीसरे स्टेप पर अंतर्ग्रहण, पाचन, पाचन के बाद होगा अवशोषण, अवशोषण, अवशोषण होगा। भाई ये पाचन के क्या है, पाचन के चरण हैं, यहां पर और ऐड कर दीजिए पाचन के चरण। ठीक है, स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। ठीक है, तीसरे नंबर पर ये होगा। चौथे नंबर पर हम क्या कहेंगे, चौथे नंबर पर हम बोलेंगे कि अवशोषण के बाद इसमें होगा स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। बेटा ये जितने भी स्टेप मैं लिख रहा हूं अच्छी तरह से आप याद रखिएगा। अवशोषण के बाद क्या होगा, स्वांगीकरण, और स्वांगीकरण के बाद सबसे अंत में होगा बहिक्षेपण। क्या होगा, बहिक्षेपण। बहिक्षेपण का मतलब जो बचा हुआ पदार्थ होगा उसको बाहर त्याग देना, वही क्या कहलाएगा, बहिक्षेपण कहलाएगा। तो पांचों स्टेप को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यहां पर अंतर्ग्रहण का मतलब है कि भोजन को हम मुख में रखेंगे। फिर उसके बाद पाचन का अर्थ है कि बड़े बड़े अणु जो होंगे वो क्या होंगे, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएंगे। उसके बाद आएगा अवशोषण। अवशोषण ये छोटी आंत में जाकर के होगा, जहां पर प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, सॉल्ट, ये सब क्या होंगे, यानी खनिज तथा लवण। मिनरल और सॉल्ट का अर्थ क्या है बेटा, कि खनिज तथा लवण। तो ये खनिज और लवण ये सारे के सारे जिनका अवशोषण हो जाता है, जिनका क्या हो जाता है, अवशोषण। और इसके बाद ये रक्त में चले जाएंगे। कई बार लोग आपको बताते रक्त में जाकर के ये सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरे पहुंच जाते हैं। नहीं, उससे भी पहले इनका कुछ होता है, उससे भी पहले इनका कुछ होता है। उसको भी हम समझेंगे जब हम अवशोषण की प्रक्रिया को समझेंगे, तो वहां पर भी हम इसको पूर्ण रूप से समझेंगे कि क्या हुआ इसके साथ। फिर इसके बाद अवशोषण के बाद आएगा स्वांगीकरण, यानी टूटी फूटी कोशिकाओं की जो मरम्मत होती है, ये स्वांगीकरण की प्रक्रिया में होता है। ये कहां पर होगा, स्वांगीकरण की प्रक्रिया में। फिर हो जाएगा बहिक्षेपण। बहिक्षेपण को अभी मैंने बताया कि उसे बाहर त्याग दिया जाएगा, बचा हुआ जो अपद्रव्य पदार्थ होगा उसे बाहर त्याग दिया जाएगा। बेटा उम्मीद है संडे वाली स्पेशल क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। एक्चुअली कल मंडे था और मंडे को कोई भी क्लास नहीं हो पाई, क्योंकि कारण था, क्योंकि पेपर लगा हुआ था, इसलिए हम लोग बाहर गए हुए थे कानपुर, जिसके कारण हम लोग अपना क्लास नहीं ले पाए थे। तो उम्मीद है फिर भी आप रिवीजन अच्छी तरह से किए होंगे, और इस चीज को आप अच्छी तरह से समझिए कि ये जब स्टेप जितने भी हम बताते जा रहे हैं, इनको सबको अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखना है, तब जाकर के कहीं हो पाएगा। अन्यथा कुछ भी हो पाना संभव नहीं है। कि जैसे स्टेप अगर आप भूल गए तब आपका वो नहीं समझ में आया कि बीच में हुआ क्या। अब ये समझ लीजिए इधर से उधर कर दें, है ना, तो कैसे समझ में आ सकता है। कभी आपने दाल चावल सब्जी रोटी बनी हो तो पहले कभी ये किया है कि दाल खा गए, फिर उसके बाद रोटी खाए, रोटी खाने के बाद आप सब्जी खा गए, उसके बाद चावल आप खाए, कभी ऐसा किया नहीं। उसमें भी एक स्टेप फॉलो किया जाता है ना, उसमें भी एक स्टेप फॉलो किया जाता है कि स्टेप वाइज हम चीजों को करते चलते हैं। ठीक है, अभी भी पिछली वाली क्लास अगर आपको संडे वाली स्पेशल क्लास में अगर आपने उसको देख लिया होगा तो कैसा लगा, उसमें भी आप अच्छी तरह से हमको बताइएगा। ठीक है, चलते हैं। अब क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ चीजें और हैं कि जैसे मैंने आपको बताया ना, बड़े बड़े आपच्य तड़ुओं को छोटे छोटे पाच्य तड़ुओं में क्या करना, तोड़ना ही क्या कहला रहा था, वहां पर पाचन कहला रहा था। बेटा नोट्स जो है ना उनको आप अच्छी तरह से बनाइएगा, नोट्स जो है उनको आप अच्छी तरह से बनाइएगा। जैसे मैं आपके इस पर लिख देता हूं वैसे ही नोट्स मुझे आपकी कॉपी पर चाहिए, वैसे ही जैसे इसका लिखा होता है।
ठीक है। तो चलिए एक प्रश्न और पूछूंगा आपसे, क्या आपको यह बात पता है कि ऊर्जा कहां से मिलती है? हमें ऊर्जा कैसे मिलती है? जैसे हम कहेंगे ना कि बहुत सारे लोग तो जैसे खाने से ऊर्जा मिलती है, खाने से क्या कहते हैं? ऊर्जा मिलती है। देखिए खाने से वो तो ठीक है एक बात, लेकिन कई बार ऐसा होगा, बहुत सारे कहते हैं ना पाचन से ऊर्जा मिलती है। पाचन से क्या मिलती है? ऊर्जा। तो इस बात को याद रखिएगा कि ऐसा नहीं होता है कि पाचन से ऊर्जा मिलती है, नहीं। पाचन का क्या कार्य बताया अभी अभी मैंने, देख लीजिए कि बड़े बड़े अपचित अणुओं को छोटे छोटे पाचित अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो इस बात को सदैव याद रखिए कि हम जब कभी भी ऊर्जा संबंधित बात करेंगे तो पाचन जो होता है ना, पाचन की प्रक्रिया का यही है अर्थ कि बड़े बड़े अपचित अणुओं को छोटे छोटे पाचित अणुओं में तोड़ना। ऊर्जा जो हमें मिलती है वो मिलती है किससे? श्वसन से। किससे मिलेगी? श्वसन से। तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखिएगा। कई बार ये प्रश्न जब आप उच्च स्तरीय परीक्षाएं देंगे, जब हाई क्वालिटी के एग्जाम देंगे आप, तब जाकर के ये बात आपको समझ में आएगी कि मैं जो कह रहा था वो सही था। और अभी भी आप ये चीज अगर यहां क्लास 10th में आप समझ गए ना तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो हमें ऊर्जा जो होती है ना, ऊर्जा में पाचन से नहीं मिलती है, हमें श्वसन से ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा में कहां से मिलती है? श्वसन से ऊर्जा मिलती है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या कहेंगे कि यहां पर सबसे पहले अंतर्ग्रहण की बात कर रहे हैं ना, तो पहला स्टेप आएगा अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, ठीक है, अंतर्ग्रहण। अब अंतर्ग्रहण में सबसे पहले आज हम जब समझेंगे तो आप एक चीज देखिए, जब आप मुख में भोजन रखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? यही कि उसे चबाया जाता है। बेटा अगर डाइजेशन आपकी नहीं समझ में आया, अगर आप पाचन नहीं लिख पा रहे हैं तो समझ लीजिए समस्याएं हैं। ये समझ लीजिए कि जो निरंतर रेगुलर डेली अपनी लाइफ में कर रहे हैं वही चीज हम नहीं समझ पा रहे। मुख में भोजन रखा, मुख में भोजन रखने के बाद क्या हुआ? उसे चबाएंगे। उसे क्या करेंगे? चबाएंगे। तो सबसे पहले क्या कहेंगे कि अंतर्ग्रहण में कि मुख में भोजन रखते ही मुख में भोजन रखने के बाद, भोजन रखने के बाद उसे दांतों की सहायता से, ध्यान रखिएगा, दांतों की सहायता से चबाते हैं, ठीक है। दांतों की सहायता से क्या करते हैं? चबाते हैं। अब इसी जगह पर हम कह देते हैं क्या? दांत। क्या कहेंगे? दांत, ठीक है, जिसे हम टीथ कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? टीथ। अब देखिए यहां पर जब हम टीथ की बात कर रहे हैं तो क्या होगा कि दांत के प्रकार क्या क्या होते हैं? दांत के प्रकार क्या क्या होते हैं? देखिए हम कहेंगे यहां पर दो प्रकार के दांत होते हैं। जैसे मनुष्य में दो प्रकार के दांत, अस्थायी एवं स्थायी, ठीक है। मनुष्य वैसे तो कहेंगे ना 4 प्रकार, इंसीजर, कैनाइर, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है, वो चीज मैं नहीं बता रहा हूं। तो मनुष्य में दो प्रकार के दांत निकलते हैं। दांत निकलते हैं। नंबर एक कहेंगे अस्थायी दांत, अस्थायी दांत, और नंबर 2 पर कहेंगे स्थायी दांत। नंबर 2 पर क्या कहेंगे? स्थायी दांत। अब देखिए स्थायी दांतों में 4 प्रकार होते हैं। स्थायी दांतों में कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो ये स्थायी दांत वाला ही हमको पढ़ना है, तो कहेंगे कि क्या कहेंगे? स्थायी दांत। क्या बोलेंगे? स्थायी दांत, परमानेंट टीथ, ठीक है।
तो यहां पर परमानेंट टीथ के बारे में जब हम बात करेंगे तो परमानेंट टीथ जो होंगे, तो ये परमानेंट टीथ सबसे पहले नंबर 1 कितने प्रकार के होते हैं? कहेंगे ये 4 प्रकार के होते हैं। इनके लिए बोलेंगे ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर एक आपका होगा कृंतक। नंबर 2 रदनक। नंबर 3 अग्र चवर्णक। चवर्णक और नंबर 4 आपका हो जाएगा चवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत जो होते हैं ना, इनके सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। कृंतक वाले जो होंगे ये काटने तथा कुतरने का काम करते हैं। कुतरने का काम करते हैं तथा ये चूहों और गिलहरियों में सबसे तेज होते हैं। गिलहरियों में सबसे तेज होते हैं। तेज होते हैं। अब देखिए कृंतक जो होते हैं ना, कृंतक आगे के दांत ये काटने और कुतरने का काम करते हैं। आगे वाले जो दांत होते हैं, तो ये जो दांत काटने और कुतरने का काम करेंगे, ये सबसे तेज किसमें होंगे? चूहों तथा गिलहरियों में ये दांत सबसे तेज होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा। दूसरे रदनक, ठीक है, ये मांसाहारी जीवों में सबसे तेज एवं नुकीले होते हैं। सबसे तेज एवं नुकीले होते हैं। नुकीले होते हैं तथा ये चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। ये चीरने व फाड़ने का काम करते हैं। फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, काम करते हैं। जैसे शेर हो गया, कुत्ता हो गया, है ना, तथा लोमड़ी हो गई। ऐसे जीवों में सबसे तेज होते हैं। ऐसे जीवों में क्या होंगे? सबसे तेज होंगे। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। ये तीसरा हो गया। आ जाओ थोड़ा नीचे। ठीक है, अब देखो अगला जो आएगा आपका कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक। ठीक है, अग्र चवर्णक तथा चवर्णक दोनों को एक साथ ही लिख देता हूं मैं, है ना, अग्र चवर्णक तथा चवर्णक। देखिए याद रखिएगा, जो बच्चे होते हैं ना, जो बच्चों में अग्र चवर्णक नहीं पाए जाते हैं, बच्चे जो होते हैं ना उसमें अग्र चवर्णक नहीं पाए जाते, उनमें अग्र चवर्णक के स्थान पर चवर्णक ही होते हैं। ठीक है, तो कहेंगे ये पीसने तथा भोजन को और अधिक महीन करने में सहायता करते हैं। और अधिक महीन लिख लो, पतला लिख लो, और अधिक पतला
करने में सहायता करते हैं, सहायता करते हैं। क्या करेंगे? और अधिक एवं पतला करने में क्या करेंगे? सहायता करते हैं। तो ये वाला जो आपका रहेगा ना, ये आपका किसके बारे में है? ये दांतों के बारे में है। ये किसके बारे में है? दांतों के बारे में। और ये दांत कितने होते हैं? ये दांत होते हैं कुल 32। ये दांत कितने होते हैं? स्थायी दांत कितने होते हैं? 32। इनकी संख्या लिखेंगे, इनकी संख्या वयस्कों में 32 होती है। अब देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे दंत सूत्र। क्या पढ़ेंगे? दंत सूत्र। ठीक है, उसके बाद हम आज की क्लास को खत्म करेंगे दंत सूत्र। ठीक है, यानी डेंटल फॉर्मूला। क्या कहेंगे? डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, अब दंत सूत्र क्या है इसको समझिए आप। कहेंगे, याद रखिएगा, कृंतक को हमने कहा था ना, कृंतक को प्रदर्शित करते हैं आई से। ठीक है, चलो पीछे वाली स्लाइड पर बता देता हूं, बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। क्या करते हैं? पीछे वाली स्लाइड पर बता लेते हैं। तो ये आपका कृंतक यानी इंसीजर, सी मतलब कैनाइन, पी एम मतलब प्री मोलर, और ये क्या कहेंगे? मोलर। ठीक है, ये क्रम से है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। ठीक है, इसको प्रदर्शित करने का एक तरीका है। तो हम कहेंगे इंसीजर, ठीक है, 2/2, ठीक है, यानी 2/2। कैनाइन, ठीक है, 1/1। प्री मोलर, ठीक है, तो क्या कहेंगे? 2/2। और इसके बाद मोलर यानी 3/3। 21-23 ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई क्या हो जाएगा? 2, 3, 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 8। और फिर ऊपर 8 है तो नीचे भी क्या हो जाएंगे? 8। मैथ मत लगाइएगा, 8 बन जाए 8, 8 बन जाए 8, एक ऊपर दांत एक नीचे, ऐसा मत कर दीजिएगा। तो हम कहेंगे 8 ऊपर और 8 नीचे। ठीक है, ये किसकी? हाफ की बात कर रहे हैं, है ना। पूरे ऐसे होता है ना, ये आर्क होता है ना, और एक नीचे की तरफ, नीचे वाला ये आर्क है ना, ये होता है ना ऐसे। तो कितने की बात की जा रही है? इतने की बात की जा रही है। ये वाला जो पार्ट है ना, इतने की बात की जा रही है। मतलब 8 और 8 ऊपर और 8 नीचे, ये 8 और ये 8 हो गया, और ये 8 और ये 8। इंटू क्या करेंगे? इंटू 2 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा? 2। तो हो गए 16 ऊपर और 16 क्या हो गए? नीचे। इस प्रकार से इसे कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। बेटा याद रखिएगा, ये पूछा जाता है दंत सूत्र क्या होता है, इसे बताइए, इसे लिखिए। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है? दंत सूत्र लिख लीजिए, और ये लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट, SK में इसको ऐड कर दीजिएगा, जिससे आपको ये याद रहे। ठीक है, ये है क्या? आपका डेंटल फॉर्मूला। और इसे आप क्या करेंगे? जब भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे ना, पूरे इसको बॉक्स में क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो अगली वाली क्लास में हम मुख में और आगे के पाचन को समझेंगे, जैसे लार की उपस्थिति के कारण, और जीभ को, जीभ क्या कार्य करती है। ठीक है, लार और जीभ के बाद, उसके बाद हम क्या करेंगे? आगे के अन्य क्रम को समझेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। और अगर हमारी क्लासेस आपको पसंद आती है ना, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहें। जितना ज़्यादा ज्ञान आगे बढ़ाएंगे, वो वापस आपके पास एक ना एक दिन आएगा ज़रूर। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।